Hello everyone, myself Dr. Kanhayalal and today our topic is capitalization means पूंजीकरण। वित्तीय प्रबंधन में फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है जिसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं जैसे कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इत्यादि। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जब अपन करते हैं तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि हमें कितनी पूंजी चाहिए, मीन्स हम कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फिर हमें वो जो कैपिटल है वो किस फॉर्म में चाहिए, मीन्स हमें हमारे जो सोर्स है उनके प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, तब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इसको फाइनेंशियल प्लान से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करने का रहता है। तो चूंकि ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं और इसमें से सबसे पहला काम जो शुरुआत में होता है वो ये है कि हमें कितनी पूंजी की रिक्वायरमेंट है, हमें कितना पैसा चाहिए, और उसी को अपन कैपिटलाइजेशन के अंदर कवर करते हैं। तो आज का अपना वीडियो इसी को डेडिकेट है। कैपिटलाइजेशन जैसा कि हम समझते हैं, क्योंकि सबसे बुनियादी क्वेश्चन यही से आता है कि किसी भी फर्म को पैसा कितना चाहिए उसको रन करने के लिए, उस फर्म को रन करने के लिए। तो कैपिटलाइजेशन वर्ड समझने से पहले तीन सिमिलर वर्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होती है कैपिटल। कैपिटल इन द सेंस कि वह पैसा जो आपके बिजनेस को और ग्रोथ करने में काम आ रहा है। तो धन का वह भाग जिससे हम और ज़्यादा धन कमाएंगे उसको अपन कैपिटल या पूंजी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन आपको कितनी कुल पूंजी की आवश्यकता है, तो जो कुल पूंजी की मात्रा है उसे हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर उनके सोर्स के प्रोपोर्शनल को बताता है। तो ये तीनों वर्ड सिमिलर जरूर है लेकिन सबका सेंस अलग अलग है। यदि अपन बात कैपिटलाइजेशन की करते हैं तो कैपिटलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो ये हमको समझाता है या बताता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में कितना पैसा चाहिए। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन जो है वो क्वांटम ऑफ फंड मीन्स आपको कुल पूंजी की कितनी मात्रा चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रनिंग कर सकें। यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि कैपिटलाइजेशन के अंदर जो पूंजी के अंदर है मीन्स पूंजी की कुल मात्रा के अंतर्गत अपन अंश और ऋण पत्र दोनों की पूंजी को शामिल करते हैं। जैसा कि अपन एक फेमस राइटर की डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, गुटमैन और डुगल के अनुसार कैपिटलाइजेशन इज द सम ऑफ द पर वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड आउटस्टैंडिंग। मीन्स आपके जो शेयर और स्टॉक के रूप में जो फंड है उसी को अपन कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक डेफिनेशन और है आर्थर एस डेविंग की। वो बताते हैं कि कैपिटलाइजेशन इज द सम टोटल ऑफ पर वैल्यू ऑफ ऑल शेयर। मीन्स सभी शेयरों का जो सम मूल्य होता है उसे ही अपन कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार अपन साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं कि आपकी फर्म में जो कुल पूंजी की मात्रा है, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल है, उसी टर्म को अपन कैपिटलाइजेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो नॉर्मली कैपिटलाइजेशन के दो टर्म्स होती है, यानी कि दो टाइप्स होते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी अति पूंजीकरण क्या है। तो द ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर टू द कंपनी विच प्रोसेस एज एक्सेस ऑफ कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स एक्टिविटी लेवल एंड रिक्वायरमेंट। मीन्स आपकी जो फर्म की गतिविधियां है उससे आपको एक्सेस, आपकी जो पूंजी पड़ी पड़ी है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहे हैं। इसको अपन सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं कि एक्चुअल में आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी, यदि उससे अपन है ज़्यादा पैसा अपनी फर्म में भरा पड़ा है या रोक के रखे हैं, जिससे क्या हो रहा है हम हमारे फंड को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वाली कंडीशन को अपन एफएम की टर्म में ओवर कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं, जहां पर हमारे फंड को हम प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को अपन इनकी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। व्हेन ए बिजनेस इज अनेबल टू अर्न फेयर रेट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी। मतलब जैसे आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर सभी फर्म नॉर्मली जैसे 10% अर्न कर रही है और आपकी फर्म
यदि 8% या 7% या 9% ही अर्न कर पा रही है, इट मीन्स आप उस नॉर्मल लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो ये माना जाएगा कि आपकी जो फर्म है वो ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या से ग्रसित है। अब अपन यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर इशू कर लेती है कैपिटल का, तो उससे हमारी कैपिटल बहुत बढ़ जाती है और वो अनावश्यक रूप से फंस जाती है और उसका हमसे यूज नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा महंगी दर पर उधार ले लेते हैं। इट मीन्स ज़्यादा ब्याज दर पर भी अपन उधार ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाभ कमाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ हम हमारी जो फिक्स असेट है उसके लिए पर्याप्त डेप्रिसिएशन भी अरेंज प्रोविज़न नहीं कर पाते, और उसके अलावा अपन कभी-कभार हाई रेट ऑफ टैक्सेशन और कैपिटलाइज़ेशन की जो रेट है उसका अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये सब कारण क्या होता है मिलकर कि हम जितना कमाना चाहते हैं, मीन्स हमें जितना कमाना चाहिए उससे हम कम कमा पा रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि या तो आपका बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट और प्रीफरेंस शेयर के डिविडेंड के रूप में चला जा रहा है, जिससे आप अपने इक्विटी होल्डर को प्राप्त पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास में हम जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की जो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हम हमारे शेयर होल्डर को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ये हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की कारण थे। अब अपन ये देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से हमारी फर्म पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शेयर की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो घट जाती है, क्योंकि सभी फर्म अच्छा कमा रही है और हमारी फर्म कम कमा रही है, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट पर हमारे ऊपर रिवर्स इम्पैक्ट आएगा और हमारी जो शेयर की अर्निंग कैपेसिटी है वो घट जाती है। साथ ही साथ हम जब हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें जो नेसेसरी कैपिटल चाहिए वो भी हमें फिर प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब चूंकि हम लगातार हमारे प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमारे शेयर की मार्केट प्राइस भी लगातार गिरती है, और उसकी वजह से यदि हम हमारे फर्म को रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती है। और फिर इसका जो सबसे बड़ा जो हमारे फर्म के ऊपर असर आता है वो ये है कि हमारे पास में जो फंड अवेलेबल है हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्स वेस्ट पड़े रहते हैं, हम उनको सही वे में यूज नहीं कर पाते। तो अब इसके क्या इलाज किए जाए, इट मीन्स ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे बेस्ट तो यही है, आप अपने मैनेजमेंट को वापस चेक करें, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को दोबारा सही करने की कोशिश करें। तो प्रॉपर्ली एफिशिएंसी मैनेजमेंट से हम सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे अपन प्रीफरेंस शेयर को रिडम्पशन कर सकते हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा हाई रेट पर जो डिविडेंड दे रहे हैं वो हमारा बच जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने बहुत महंगी दर पर ऋण पत्र लिए थे तो हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। और कई बार हमें जब हमारी समस्या गंभीर हो जाती है तो हमें इक्विटी शेयर को रीऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ता है, हालांकि ये बहुत मुश्किल कदम है और इसमें शेयर होल्डर हमारा विरोध करते हैं। अब अपन देखते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन मीन्स अल्प पूंजीकरण। तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन की एक विपरीत स्थिति है। इसमें क्या होता है कि हमारी कंपनी एक्चुअल में है it will occur when the company actual capitalization is lower than the capitalization as warranted by earning capacity। तो हम हमारी जो कैपेसिटी अर्न करने की वो बहुत ज़्यादा दिखती है, और एक्चुअल में वो जो फर्म है या उस इंडस्ट्री में है वो रेट कम होती है। तो हमें ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब पूंजी की अपर्याप्तता नहीं है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। जैसा कि अपन गेस्टनबर्ग की डेफिनेशन से देख सकते हैं, एक कॉरपोरेशन में बी अंडर कैपिटलाइज व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्शनली हाई इन द सेम इंडस्ट्री। मीन्स आप जिस इंडस्ट्री में सर्वाइवल कर रहे हो तो उसी इंडस्ट्री में दूसरी फर्म जैसे 10% कमा रही है और आपकी फर्म 15% या 15% कमा रही है, तो ये शो कर रहा है कि आपकी कंपनी कहीं ना कहीं अंडर कैपिटलाइजेशन की समस्या से मतलब परेशान हो रही है। जैसा कि हॉगलैंड भी लिखते हैं
ए एक्सेस ऑफ ट्रू असेस्ड वैल्यू ओवर द एग्रीगेट ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड आउटस्टैंडिंग। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो असेस्ट की ट्रू वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके बॉन्ड और जो स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू से। तो अंडर कैपिटलाइजेशन को समझने का एक सिंपल सा तरीका है, जब हमारी प्रॉफिट रेट है वो हमारी इंडस्ट्री की जो अदर फर्म है उससे बहुत एक्सेस होगी, या फिर हमारी जो असेस्ट की जो ट्रू वैल्यू है वो ज़्यादा होगी बॉन्ड और उनके बुक वैल्यू से। अब इसके कारण क्या है? तो चूँकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ एक इस प्रकार है कि जब हमने या तो हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था, या फिर हमने क्या कर लिया था कि स्टार्टिंग में हमारी जो इनिशियल इनकम है या हमारी फ्यूचर की इनकम है उसको हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। हमने मान लिया था, जैसे हम ये मान लेते कि हाँ, शायद हमारी फर्म शायद मतलब जैसे मंथली 2 लाख रुपए कमा पाएगी, जबकि हो सकता है अपन उस जिस फील्ड में है वहाँ पर नॉर्मली 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये हमारा एस्टिमेट यदि गलत चला गया है, तो उस स्थिति में हम अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति को फेस करेंगे। फिर कई बार क्या होता है, जब हम कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी को लगातार फॉलो करते हैं, तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठे हो जाते हैं, और कई बार मैनेजमेंट जब अपने को ज़्यादा कंट्रोल की डिज़ायर रखता है या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे काम कर रहा है, तब भी उनको है ये हम अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति को फेस कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अंडर कैपिटलाइजेशन का? तो इससे क्या होता है, अपने शेयर की जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, हमारे जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा खरीदे और बेचे जाएंगे, मीन्स उनकी सौदेबाजी या सट्टेबाजी बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, और उनके फिर जितने तेज़ी से बढ़ने के चांस होते हैं उतनी ज़्यादा गिरने के चांस भी रहते हैं। फिर सरकार को ये लगता है कि ये फर्म बहुत ज़्यादा कमा रही है या ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कमा रही है, तो हाई टैक्सेशन का भी डर रहता है। फिर हम जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारे जो कंज्यूमर है उनको लगता है कि कंपनी हमारा शोषण करके इतना प्रॉफिट या मुनाफा कमा रही है, और इससे कहीं न कहीं इंडस्ट्री में हाई कंपटीशन भी बढ़ने लग जाता है। अब इसका उपचार क्या किया जाए? मतलब अंडर कैपिटलाइज़ेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? तो अंडर कैपिटलाइज़ेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप फ्रेश शेयर इश्यू कर लीजिए। इससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएँगे और ओवरऑल आपकी मतलब अंडर कैपिटलाइज़ेशन की स्थिति को सॉल्व हो सकती है। या फिर हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे जो शेयर है उनकी पर वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए कई बार हम बोनस शेयर भी इशू कर सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ सके, और साथ ही साथ हम डिविडेंड को कम करने के लिए भी नंबर ऑफ शेयर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल क्या होगा, जब भी नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो आप देख लो, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटती हुई लगेगी। जैसे मान लीजिए अभी 100 ही हमारे पास में शेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा कमाई हुई दिख रही है, लेकिन यदि अपन उनके शेयर को डबल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी इनकम एक तरह से सीधी आधी हो जाएगी। तो ज्यों ही नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, उससे हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की जो समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। थैंक यू।